पैसेज में हमें ये सारी चीजें फिट करना है। तो कुल मिला के ये रहेगा कि ये पूरा हमारे पास मान के चलो 4-5 लाइन का पैसेज है, यहाँ 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 ये कुछ हमारे ब्लैंक दिए गए हैं, ठीक है। सो इन ब्लैंक्स में हमें ऑप्शन दिए गए होंगे लाइक दिस इज ब्लैंक ए बी सी डी ई, या फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे नाम से भी दे सकता है वो, ठीक है। तो ए ब्लैंक के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन दिए गए होंगे, क्योंकि बैंकिंग में 5 ऑप्शन आते हैं ना, तो 5 ऑप्शन दिए गए होंगे हमें। तो इन 5 में से सबसे सही जो यहाँ पे वर्ड है या शब्द है वो हमें यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। जो भी बिल्कुल सही है इस पूरे पैसेज के रिगार्डिंग, इस पूरे पैसेज को सही मानते हुए जो यहाँ पे एप्रोप्रिएट वर्ड आ सकता है, जो शब्द आ सकता है, वो हमें यहाँ पे फिल करना है। गॉट इट? चलिए, बहुत शानदार। तो हम लोग सीधा लगाते हैं और पहला पैसेज मैं आपके सामने रखता हूं, पहला अनुच्छेद हम लोग देखते हैं क्या उसमें कहानी है, किस तरह से हमें उसे करना है। ओके, चलो। तो ये रहा भाई, पूरा दिख रहा होगा आपको, है ना? चलो, अब आपको इसमें बताना है कि ये जो ए ब्लैंक है, सबसे पहले आपका टारगेट क्या है कि ए ब्लैंक में कौन सी चीज यहां पे आएगी, ठीक है। चलो, और पैसेज का जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सी, सी बता रहे हैं आप लोग। बिल्कुल ध्यान से करिएगा, मैं बता रहा हूं आपको। ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं काफी लोग, पहले वाले के लिए काफी लोग बता रहे हैं बी और काफी लोग बता रहे हैं सी। सर दो आंसर आएंगे क्या? बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। देखिए, मैं बताता हूं, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है हमें चीजों को, फिर उसके बाद फिट करना होता है। ऐसा नहीं कि देखा और सीधा डाल दिया, हमें मीनिंग जो सही लग रहा है वही डाल दिया। देखो, आज वर्तमान समय में युवा नशे के चंगुल में डैश जा रहे हैं। युवा नशे के चंगुल में डैश जा रहे हैं। सुनना बहुत ध्यान से। अब यहां पे ना एक एक इसमें रख के देखते हैं हम लोग, एक एक चीजें रख के देखते हैं। आज वर्तमान समय में युवा नशे के चंगुल में पहला क्या है? धंसता जा रहे हैं। ओके, दैट्स नॉट गुड, क्योंकि साउंड सही नहीं आ रहा है इसका। ओके, नेक्स्ट वाला देखते हैं। आज वर्तमान समय में युवा नशे के चंगुल में फंसता जा रहे हैं। फंसता जा रहे हैं, ये भी नहीं आ रहा है साउंड गुड। अगला देखते हैं। आज वर्तमान समय में युवा नशे के चंगुल में रहने जा रहे हैं। रहने कौन जाता है भाई? चंगुल में आदमी या तो फंसता है, चंगुल में आदमी या तो फंसता है या तो फिर धंसता है ना? या तो वो फंसेगा या तो धंसेगा। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि आज वर्तमान समय में युवा नशे के चंगुल में या तो ये आएगा या तो ये आएगा, या तो दोनों आ सकते हैं, है ना? तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हम लोग सी पिक कर लेंगे, ए और बी। लेकिन मैंने क्या बताया था कि उस पूरे वाक्य को वो सही करना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। आज वर्तमान समय में युवा नशे के चंगुल में धंसते जा रहे हैं, दिस इज करेक्ट, या फिर युवा नशे के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? अगर यहां पे ये लिख देता जा रहा है तो फिर हमारे ये दोनों वर्ड इधर पे ठीक थे। पढ़ के देखो, आज वर्तमान समय में युवा नशे के चंगुल में धंसता जा रहा है। ओके, या फिर फंसता जा रहा है।
समझ में आया ना? तो यहां पे जो कहानी होगी ना, यहां पे जो कहानी होगी यानी कि यहां पे जो शब्द आएगा वो क्या आएगा? आज वर्तमान समय में युवा नशे के चंगुल में फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। क्लियर हुआ? या फिर धंसते जा रहे हैं, यानी कि ना तो धंसता आएगा ना ही फंसता आएगा, यहां पे आएंगे या तो धंसते या तो फंसते, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्लियर हुआ ना? ये चीजें दिक्कत देंगी आपको एग्जाम में, बुझे? ये चीज देंगी आपको दिक्कत हिंदी में। ओके, गॉट इट, बहुत शानदार। चलो अब अगला देखते हैं। अब ए का काम खत्म हो चुका है ना? ए का काम खत्म हो चुका है। ये तो खतरनाक धोखा हुआ, ऐसा ही होता है यार एग्जाम में। ओके, आगे देखिए। वर्तमान समय में युवा वर्ग में युवकों के साथ साथ युवतियां भी बहकते कदमों से लड़खड़ाती बेपरवाह जिंदगी एवं संस्कृति। कौन फोन कर रहा है यार? क्लास चल रही है, क्लास के बीच में क्यों फोन आता है यार? हाँ, क्या था? वर्तमान समय में युवा वर्ग में युवकों के साथ साथ युवतियां भी, यानी कि आज के समय में अगर हम देखें वर्तमान के समय में युवा वर्ग में, अब युवा वर्ग में दोनों चीजें आती हैं, युवक भी आते हैं जो कि मेल हो जाते हैं और युवतियां जो कि फीमेल हो जाती हैं। युवकों के साथ साथ युवतियां भी बहकते कदमों से लड़खड़ाती बेपरवाह जिंदगी एवं संस्कृति से कोसों दूर होती जा रही हैं। ठीक है भाई, आज युवा वर्ग अपने इस डैश को स्टाइलिश लाइफ कहने से भी पीछे नहीं हटता है। आज क्या हो रहा है? आज जो युवा वर्ग है ना वो क्या करता है? आज युवा वर्ग अपने इस गलत डैश को, अपने इस गलत रहन सहन को, हो सकता है अपने इस गलत तरीके को, हो सकता है अपने इस गलत आदत को, नहीं नहीं नहीं, अगर मैं यहां पे आदत वर्ड डालूंगा ना तो आदत यहां पे नहीं आ सकता। पूछो क्यों नहीं आ सकता? ये इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि पढ़ना बिल्कुल सही सटीक इधर पर नहीं फिट हो रहा है। ये क्यों? आज युवा वर्ग अपने इस गलत आदत को, नहीं अपनी इस गलत आदत को अगर मैं लिखूंगा ना तो सही है ये। अगर यहां पे ये अपनी होता ना, युवा वर्ग अपनी इस गलत आदत को स्टाइलिश लाइफ कहने से पीछे नहीं हटता है, तो यहां पे आदत वर्ड तो नहीं आएगा, यानी आदत वर्ड तो हमारा गलत हो चुका है। ओके, आदत तो हमारा गलत हो चुका है, बुझे? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? अच्छा, अब जब आदत गलत हो चुका है तो क्या क्या आएगा? अब देखो, आज युवा वर्ग अपने इस गलत रहन सहन, अपने इस गलत रहन सहन को स्टाइलिश, ये सही बैठ रहा है, अपने इस गलत तरीके को, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, आज युवा वर्ग अपने इस गलत तरीके को, गलत तरीके को, गलत तरीका क्या? किस चीज का गलत तरीका यार? किस चीज का गलत तरीका? गलत तरीके को, व्हाट इज गलत? गलत है क्या? गलत तरीके को, किस चीज का तरीका है ये? किस चीज का तरीका है? अगर मैं यहां पे बोलूं रहन सहन, तो रहन सहन बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। गलत रहन सहन को स्टाइलिश लाइफ कहने से पीछे नहीं हटता है। लेकिन अगर मैं यहां पे बोलता हूं आज युवा वर्ग अपने इस गलत तरीके को, किस चीज के तरीके को? क्या तरीका? किस चीज का तरीका? अपने इस गलत तरीके को, तरीके के आगे वो वर्ड तो लिखो, अपने इस गलत तरीके को, अपने इस गलत नशे के तरीके को, या जीने के तरीके को, या घूमने के तरीके को, तरीका जो है वो एक शब्द जो है वो गलत को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तरीके के लिए कुछ ना कुछ एक वर्ड आगे चाहिए और वो वर्ड हमें नहीं मिल रहा है, यानी ये मिसिंग है, ये तरीके वर्ड यहां पे मिसिंग है, मतलब तरीके के और गलत के बीच में कुछ आएगा। जैसे मैं बताऊं तुमको, एक चीज बताऊं, आप गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं। क्या चलाते हैं? गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं। आप गलत तरीके से लिखते हैं, आप गलत तरीके से जीते हैं, आप गलत तरीके से बोलते हैं, आप गलत तरीके से खाना खाते हैं, आप गलत तरीके से दौड़ते हैं, आप गलत तरीके से सांस लेते हैं। आज युवा अपने इस गलत तरीके को स्टाइलिश लाइफ कहने से पीछे नहीं हटता है। क्या गलत तरीका? समझ में आ रहा है? बुझे? समझ में आ रहा है? गलत तरीके के आगे कुछ ना कुछ या इनके बीच में कुछ ना कुछ ऐसी चीज होना चाहिए जिसके लिए ये तरीके वर्ड डाला गया है।
या तो फिर ऐसे डाल दो, आज युवा वर्ग अपने इस गलत तरीके के रहन सहन को स्टाइलिश लाइफ कहने से पीछे नहीं हटता है। दिस इज करेक्ट। लेकिन गलत तरीके क्या, समझ रहे हो ना? जो तुमको लगेगा वो सही नहीं होगा, एक्चुअल में चीजें बैठाना पड़ेंगी तुमको, और उसके लिए हिंदी आना चाहिए। बुझे? समझ में आए ना? हाँ या ना? तो यहां पे सिर्फ हमारा रहन सहन आएगा, तरीके हमने कट कर दिया, आदत हमने गलत कर दिया, उपरोक्त सभी हो नहीं सकते। उपरोक्त सभी मतलब ये जो 3 ऑप्शन दिए हैं इनमें से ये सारे के सारे ये हो नहीं सकते, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए भी नहीं हो सकता क्योंकि रहन सहन हमारा सही आ रहा है। तो पहले वाले ऑप्शन के लिए हमारा सही हो रहा है इनमें से कोई नहीं, और दूसरे वाले यानी बी ब्लैंक के लिए हमारा हो रहा है रहन सहन। क्लियर हुआ? बताइए। इतना टफ भी नहीं है लेकिन इतना इजी भी नहीं है, ध्यान रखिएगा आप, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जितनी ज्यादा हम लोग क्लासेस करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छे से होगा ये सब कुछ। ओके, नाउ आगे देखो। होश तब आता है, कब आता है भाई? होश तब आता है जब चिड़िया खेत चुग लेती है, मतलब चिड़िया खेत चुग लेती है। अब ये हमारा एक मुहावरा है, ये मुहावरा आ गया इधर पे। अब पछताने से होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया खेत चुग लेती है, इसका मतलब क्या होता है? जब सारी चीजें खराब ही हो जाती हैं, है ना? मतलब आपको तब होश आता है जब चिड़िया खेत चुग लेती है। चिड़िया खेत चुग लेती का मतलब क्या होता है? एक ये मुहावरा है, और इस मुहावरे का मतलब क्या होता है कि जब चीजें बिगड़ गई तब तुम्हें ध्यान आया। समझ में आ रहा है इसका मतलब? आगे देखो। जब चिड़िया खेत चुग लेती है, शरीर साथ नहीं देता, उपचार की नौबत आ जाती है, और व्यक्ति मौत की डैश पर खड़ा होता है। व्यक्ति मौत की कगार पर खड़ा होता है, दहलीज पे खड़ा होता है, परवाह पे खड़ा होता है, असर पे खड़ा होता है। ये सारे ब्लैंक इधर पे दिए गए हैं, है ना? तो व्यक्ति मौत की कगार पे खड़ा होता है, व्यक्ति मौत की असर पे खड़ा होता है, ये तो कोई मतलब नहीं हो रहा है, असर नहीं आएगा इधर पे। व्यक्ति मौत की परवाह पर खड़ा होता है, नहीं। व्यक्ति मौत की दहलीज पे खड़ा होता है, हाँ, ये दोनों सही बैठ रहे हैं, ये दोनों सही बैठ रहे हैं हमारे। और अगर हमारे ये दोनों सही बैठ रहे हैं तो ए और डी दोनों यानी ऑप्शन नंबर ई विल बी करेक्ट आंसर। बुझे? समझ में आ रहा है ना? जल्दी से बताइए। ओके, आगे देखिए। इस बुरी डैश से केवल सेवनकर्ता ही हानि नहीं उठाता, बल्कि उससे जुड़े हर इंसान को कष्ट झेलना पड़ता है। ये इस बुरी क्या? इस बुरी आदत को, इस बुरी लत को, इस बुरी कर्तव्य को। तो देखो, कर्तव्य वर्ड जो है ना वो हमारा एक पॉजिटिव वर्ड है, और यहां पे पॉजिटिव वर्ड अगर हमारा कर्तव्य है तो यहां पे हमारा कर्तव्य तो आएगा नहीं, क्योंकि बुरी जो वर्ड यूज किया जाता है वो नकारात्मक शब्द के लिए किया जाता है ना? नकारात्मक शब्द के लिए। तो इस बुरी कर्तव्य तो ये तो हो नहीं सकता। इस बुरी कहानी से केवल, कहानी भी नहीं हो सकता, कहानी का तो कोई मतलब ही नहीं है ना इस बुरी कहानी से ना। इस बुरी लत से केवल सेवन करता ही नहीं, बल्कि, या फिर बोल सकते हैं सेवन करता ही नहीं, सेवन करता ही हानि नहीं उठाता, बल्कि उससे जुड़े हर एक इंसान को कष्ट झेलना पड़ता है। सो इस बुरी लत से, लत शब्द आ सकता है, और इस बुरी आदत से, आदत शब्द भी आ सकता है। अब यहां आदत शब्द सही है या लत शब्द सही है, ये बताइए मुझे। आदत या लत, या दोनों, या दोनों? आदत क्यों नहीं आएगा और लत क्यों आएगा? कल ही मैंने बताया था, कल हम कुछ पढ़ रहे थे ना, कल हम कुछ पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि आदत वर्ड जो होता है, आदत शब्द जो होता है वो अच्छी चीजों के लिए लगाते हैं, लेकिन लत शब्द जो होता है वो हम लोग बुरी चीजों के लिए लगाते हैं, है ना? तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा? इस बुरी लत से केवल सेवन करता ही नहीं, बल्कि उससे जुड़े हर एक इंसान को कष्ट झेलना पड़ता है। लेकिन मैं एक चीज और बताता हूं आपको, हमने बहुत बार देखा होगा कि शराब पीना हानिकारक है, ऐसे आपने विज्ञापन पढ़े होंगे, हानिकारक है ना? शराब पीना हानिकारक है, शराब की लत पड़ सकती है, यह भी विज्ञापन में देखा होगा आपने, या लत लग सकती है। कहीं पे आपने देखा शराब की
आदत पड़ सकती है, ये कहीं नहीं देखा होगा आपने। यानी कि जो भी हमारी नेगेटिव चीज होती है, जो हानि पहुंचा रही है ना। अब शराब पीना हानिकारक है, यानी कि ये हमारा नकारात्मक वर्ड हो गया, जो कि शरीर के लिए हानिकारक है और साथ ही साथ में आपके ही लिए नहीं, बाकी आपसे जुड़े जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए हानिकारक है। तो ये जो बुरी चीजें हैं, ये जितनी भी बुरी आदतें हैं, अब इनको आदतें बोल सकता हूं मैं, लेकिन एक्चुअल में जब हम इसको फिल करेंगे तो इस बुरी लत से केवल सेवन करता ही नहीं बल्कि सभी को कष्ट उठाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? लेकिन मैं बोलूंगा यहां पे ए और बी दोनों सही है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? मैं बताता हूं। देखिए, मैंने बोला सिगरेट पीना हानिकारक है। सिगरेट एक बुरी आदत है, ठीक है। सिगरेट एक बुरी आदत है, या मैं बोल सकता हूं सिगरेट पीना, यहां पे भी पीना वर्ड है, सिगरेट पीना एक बुरी आदत है। और दूसरा, सिगरेट पीना कैसे बना सकता हूं इसको? सिगरेट पीना, हाँ ऐसे बना सकते हैं। ये सेंटेंस में बनाता हूं जिससे आपको क्लियर होगा ये चीज, क्यों मैं दोनों आंसर बोल रहा हूं। राम को सिगरेट पीने की आदत है, ठीक है। सेंटेंस नंबर 1। दूसरा, राम को सिगरेट पीने की लत है या लत लगी हुई है। ये दोनों ही सेंटेंस सही होंगे, ठीक है। तीसरा, राम को सिगरेट पीने की बुरी आदत है। सुनते जाना। राम को सिगरेट पीने की बुरी लत है। अब देखो, इन 4 सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस गलत है, कौन सा सही है? देखो, पहला क्या है, राम को सिगरेट पीने की आदत है, ये गलत है पूरी तरह से, ठीक है। अगला देखो, राम को सिगरेट पीने की लत है, ये सही है, क्योंकि लत वर्ड हमारा गलत चीजों के लिए लगता है और सिगरेट एक नकारात्मक चीज है ना। दूसरा देखो, मतलब तीसरा, राम को सिगरेट पीने की एक बुरी आदत है, राम को सिगरेट पीने की बुरी आदत है, ये सही है। राम को सिगरेट पीने की बुरी लत है, ये भी सही है। जब भी मैं बुरा वर्ड लगा देता हूं तो वो ऑटोमेटिकली नकारात्मक चीज हो गई, और उसके आगे मैंने आदत वर्ड जोड़ दिया, तो मैं ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके आगे देखूंगा तो यहां पे कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो आदत को बता रहा है कि ये आदत सही है या गलत है, ये आदत बुरी है या सही है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे अगर मैं देखूंगा तो इस बुरी, ये पहले ही बुरा वर्ड इसने लगा दिया। अब बुरी आदत भी लिख सकते हो और बुरी लत भी लिख सकते हो, लेकिन अगर ये बुरा वर्ड यहां नहीं होता तो हम आदत नहीं लगा सकते, सिर्फ और सिर्फ लत लगाना पड़ेगा। बूझे? जैसे इंग्लिश में होता है ना प्रीपोजिशन, एडवर्ब, ऐसी इसमें भी होती हैं ये चीजें। बूझे? क्लियर हुआ ना? समझ में आया? इसलिए हमारा यहां पे ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। क्लियर हुआ? ये छोटी छोटी बारीक चीजें हैं। अब एग्जाम में तो तुमको लगेगा कि लत लगा देते हैं, बस हो गया काम आंसर, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें दोनों चीजें आएंगी। इस बुरी लत से केवल सेवन करता ही हानि नहीं उठाता है, और दूसरा, इस बुरी आदत से केवल सेवन करता ही हानि नहीं उठाता है, क्योंकि आदत को रिप्रेजेंट कर रहा है वो बुरा वर्ड, तो वो आदत बुरी हो गई। समझ में आया? लेकिन ये बुरा वर्ड अगर नहीं होता तो हम आदत नहीं लगाते। जैसे अगर मैं सेंटेंस को बुरा हटा के पढ़ूं तो, इस लत से केवल सेवन करता ही नहीं, करेक्ट है, लत वर्ड आ जाएगा। इस आदत से केवल सेवन करता नहीं, आदत नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आदत तो फिर अच्छी चीजों के लिए लगाते हैं ना, तो यहां पे ये चीज हट जाएगी। बूझे? क्लियर हो रहा है ना सब कुछ? ये है कहानी भाई पूरी हिंदी की। अब आगे आ जाओ। अगला क्या है भाई? अगला है, युवाओं के परिवार को समाज की शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है,
और समाज की, अब देखना, अब जैसे भी मैंने ये पूरा सेंटेंस पढ़ा ना, तो इसमें ना क्या किया करो, जो भी शब्द लिखे ना, ऐसे शब्द जो शायद से हिंदी में आपको लिखने में दिक्कत होती है, उनको पढ़ा करो। जैसे युवाओं, अब युवाओं को बहुत से लोग गलती से क्या कर देते हैं ना, युवाओं ऐसे लिख देते हैं। तो ये वर्तनी शुद्धिकरण में आपको पूछ लिया जाएगा, तो आपको यहां बिंदी लगाना पड़ेगी, तब ये सही होगा, है ना। अब आगे देखो, परिवार को समाज की शर्मिंदगी, तो शर्मिंदगी भी आपको कोई ऐसे लिख के दे देगा, शर्मिंदगी। तो ये सही है क्या? नहीं, ये गलत है, क्योंकि यहां पे बिंदी नहीं आती है, यहां पे बिंदी आती है ना। नहीं तो वो तो शर्मी दंगी हो गया था, वो शर्मी दंगी हो गया था अगर बिंदी यहां लगा दिया मैंने। तो ये वर्तनी शुद्धिकरण में आता है। तो जो भी ऐसे शब्द आते हैं ना, तो उनको अच्छे से पढ़ा करो। युवाओं के परिवार को समाज की शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। किसी भी माँ बाप के लिए उनके पुत्र या पुत्री को नशे के चंगुल में फंस कर मरते हुए देखना सबसे डैश होता है, सबसे खुशदायक होता है। नहीं यार, खुशदायक तो नहीं होगा। सबसे आनंददायक होता है, नहीं। सबसे कष्टदायक होता है, हाँ, ये ऑप्शन नंबर सही है। बाकी ए और भी दोनों नहीं हो सकते, उपरोक्त सभी भी नहीं हो सकते। सबसे कष्टदायक होता है। मुझे कैसा लगा? कितनी सारी चीजें सीखे ना, एक ही सेट में हम लोग कितना सारा कुछ सीख गए। अब आपको क्लियरली ये भी पता पड़ गया होगा कि हमें कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है और कितना सीखने की जरूरत है। इनसे चीजों को पढ़ के ये सारी चीजें हमें समझ में आती हैं। मुझे चलिए आगे बढ़े। अगला देखते हैं भाई, अगला क्या है हमारे पास, अगला सेट देखो। पहले ब्लैंक का आंसर बताइए। ओके, पहले ब्लैंक का ए बोल रहे हो आप लोग, ठीक है, चेक करते हैं। देखिए, गर्भ धारण करने के लिए स्त्री पुरुष पर निर्भर रहती है। और देखो, अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो यहां पे आपको ये लगाना पड़ेगा। अगर ये वाक्य शुद्धिकरण में आएगा ना, तो आपको यहां कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो गर्भ धारण करने के लिए स्त्री पुरुष पर निर्भर रहती है, लेकिन गर्भ में पल रहे डैश को जन्म देने का अधिकार स्त्री के पास नहीं रहता है। वह ना चाहते हुए भी गर्भपात के लिए डैश है। समझ में आ रहा है? देखो, अब मैं पढ़ता हूं पहला सेंटेंस बहुत अच्छे से, क्योंकि ब्लैंक ए भरना है मुझे। गर्भ धारण करने के लिए स्त्री पुरुष पर निर्भर रहती है, लेकिन गर्भ में पल रहे डैश को जन्म देने का अधिकार। अब देखो, गर्भ में जो भी पल रहा है वो क्या है, वो क्या है? वो एक बच्चा है ना, वो बालक है? नहीं, कैसे पता तुमको? वो तो गर्भ में पल रहा है, जब तक बाहर नहीं आएगा तो कैसे पता पड़ेगा? नहीं भाई, बालक नहीं है। क्या वो लड़का है? नहीं। क्या वो लड़की है? नहीं। तो वो क्या है? वो शिशु है, वो शिशु है। छोटे बच्चे जैसे पैदा होते हैं ना, या फिर वो गर्भ में जब तक रहते हैं ना, तो उनको शिशु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिशु। उनको शिशु कहा जाता है। तो शिशु है, यानी गर्भ धारण के लिए स्त्री पुरुष पर निर्भर रहती है, लेकिन गर्भ में पल रहे शिशु को जन्म देने का अधिकार स्त्री के पास नहीं रहता है। वह ना चाहते हुए भी गर्भपात के डैश है। वह ना चाहते हुए भी गर्भपात के क्या है? डैश है। वह ना चाहते हुए भी गर्भपात के लिए डैश है। गर्भपात का मतलब जानते हो क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गर्भपात? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गर्भपात? बताइए, है कोई इंसान जो बता सकता है? या एग्जैक्टली एबॉर्शन, है ना।
तो एक जो एबॉर्शन वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है या ये पॉजिटिव वर्ड है? ऑब्वियस सी बात है ये नेगेटिव वर्ड है ना, यानी कि स्त्री के पास अधिकार नहीं है, पूरा नेगेटिव में जा रहा है सेंस, है ना। वह ना चाहते हुए भी गर्भपात के लिए डैश है। गर्भपात के लिए खुश है क्या? नहीं। गर्भपात के लिए दुख है क्या उसको? नहीं। गर्भपात के लिए वो मजबूर है। गर्भपात के लिए वो विवश है। विवश की जो मीनिंग होती है ना, वो भी मजबूर होती है। विवश का मतलब भी मजबूर होता है। क्यों ऐसा मैंने बोला? उसको दुख क्यों नहीं है? दुख वर्ड इसमें क्यों एप्रोप्रिएट नहीं है वो भी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि यहां पे लिखा गया है जन्म देने का अधिकार स्त्री के पास नहीं रहता है, वह ना चाहते हुए भी गर्भपात के लिए डैश है। ना चाहते हुए भी मतलब इसकी इच्छा नहीं है इसमें। अगर आज मुझे दुख है तो मुझे दुख क्यों है? क्योंकि मुझे इसके बारे में पता है और मैं इस दुख को स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन यहां पे ये गर्भपात के लिए स्त्री उस चीज को स्वीकार नहीं करती है, वो ना चाहते हुए भी विवश है और मजबूर है। ये दोनों ही वर्ड इधर पे आ सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर, ए एंड डी। क्लियर हुआ ना? दुख नहीं आएगा इसमें। और अगर दुख चाहते भी हो ना, वह ना चाहते हुए भी गर्भपात के लिए दुख है, नहीं, यहां पे दुखी आएगा। अगर आएगा भी ना तो दुखी आएगा, दुख वर्ड तो आ ही नहीं रहा है इधर। कैसे? देखो, जन्म देने का अधिकार स्त्री के पास नहीं रहता है, वह ना चाहते हुए भी गर्भपात के लिए दुखी है ना। और दुखी यहां पे सेंस बना ही नहीं रहा है। विवश है, मजबूर है, ये दोनों ही वर्ड इधर पे आ सकते हैं, विवश, मजबूर। अब ध्यान दीजिएगा, वर्तनी शुद्धिकरण के जब क्वेश्चन आएंगे यानी स्पेलिंग एरर वाला आएगा तो विवश को ऐसे लिख दिया जाएगा। ठीक है, विवश को ऐसे भी लिख सकते हैं वो, विवश। तो तुमको पता होना चाहिए विवश की जो एक्चुअल मीनिंग होती है, मतलब जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है? ये होती है विवश। ओके, विवश का मतलब क्या होता है कि उसके वश में कुछ भी नहीं है। विवश यानी वी बताता है मैं नकारात्मक चीज, और वश यानी उसके वश में नहीं है वो चीज। मेरे वश में अगर क्वांट करना नहीं है, लॉजिकल डीआई करना नहीं है, तो लॉजिकल डीआई मेरे वश में नहीं है। इसको मैं क्या लिखूंगा कि मैं लॉजिकल डीआई करने के लिए विवश हूं, यानी कि मैं कर नहीं सकता उसको, मैं विवश हूं, है ना। तो गर्भपात के लिए विवश है कौन? वो स्त्री। ओके, आगे देखिए, स्त्री सिर्फ भोग्य वस्तु मात्र बनकर रह गई है। स्त्रियों को उनकी डैश के विरुद्ध गर्भधारण और गर्भपात दोनों के लिए विवश करना पुरुष का अधिकार बना हुआ है। स्त्रियों को उनकी डैश के विरुद्ध, किस चीज के विरुद्ध? उनकी इच्छा के विरुद्ध। देखो, बिना ऑप्शन पढ़े तो मैं समझ में आता है। उनकी खुश के विरुद्ध नहीं, उनकी खुश, उनकी खुश, ये वर्ड सही लग रहा है क्या तुमको? स्त्रियों को उनकी खुश के विरुद्ध नहीं यार, खुशी वर्ड होता तो भी मानते कि उनकी खुशी के विरुद्ध, है ना, तो मानते भी थोड़ा बहुत, लेकिन यहां पे खुश वर्ड नहीं होगा। उनकी इच्छा के विरुद्ध। अब यहां पे इच्छ लिखा है, ये क्या लिखा है? इच्छ लिखा है, यहां पे होना क्या चाहिए था? इच्छा के विरुद्ध, है ना। स्त्रियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध गर्भधारण और गर्भपात दोनों के लिए क्या करना होता है? पुरुष का अधिकार बना हुआ है। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, गर्भधारण का मतलब क्या होता है? जब वो प्रेग्नेंट होती है स्त्री। और गर्भपात का मतलब क्या होता है? जब वो एबॉर्शन ले लेती है ना। तो गर्भधारण और गर्भपात दोनों के लिए विवश करना पुरुष का अधिकार बना हुआ है। तो यहाँ पे एक वर्ड जो एप्रोप्रिएट वर्ड आएगा वो इच्छा आएगा। जिंदगी के विरुद्ध तो नहीं हो सकता इधर पे, है ना, जिंदगी के विरुद्ध वर्ड नहीं आएगा। एंड दिस इज इच्छा होना चाहिए, यहाँ पे इक्ष लिखा है, हालांकि ये मैं टाइपिंग एरर है, ये इच्छा वर्ड है, ठीक है। सो इच्छा के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? इच्छा के विरुद्ध गर्भधारण यानी कि प्रेगनेंसी एंड गर्भपात यानी कि एबॉर्शन दोनों के लिए विवश करना पुरुष का अधिकार बना हुआ है, यानी कि पुरुष उसको विवश करता है गर्भधारण के लिए भी और गर्भपात के लिए भी। पूछे, ये एक सामाजिक, अब ऐसा नहीं है कि ये जरूरी है, ऑफेंड नहीं होना। कोई भी पुरुष यहाँ पे अगर बैठा है, मैं भी एक पुरुष हूं, अगर कोई भी ऐसी चीज है तो उस चीज में ऑफेंड नहीं होना है, क्योंकि ये एक सामाजिक जो चीज है, सामाजिक चीज पे ये हमारा बना हुआ है पैसेज, जो भी समाज में हमारे चलता आ रहा है। ओके, अगला देखिए, स्त्री डैश की बात सिर्फ कानून की किताबों में सिमट कर रह गई है। अब स्त्री डैश, स्त्री अधिकार, है ना, अधिकार वर्ड हो सकता है इधर पे। स्त्री, अब यहां पे ब्लैंक पढ़ता हूं मैं, स्त्री सम्मान की बात, ये बोल सकते हैं इधर पे, ओके लग रहा है ये, स्त्री सम्मान की बात, ओके लग रही है ये,
भर सकता हूं मैं। स्त्री सम्मान की बात सिर्फ कानून की किताबों में सिमट कर रह गई है। अच्छा लग रहा है। स्थिति हालत की बात, हालात नहीं होते हैं भाई, हालत नहीं होता है। पहली बात तो ये हालत वर्ड जो है ना, ये हमारा अशुद्ध है, ये अशुद्ध है हालत वर्ड। हमारा जो शुद्ध वर्ड होता है वो होता है हालात। ओके, ये हमारा सही वर्ड होता है हालात। ओके, तो ये अशुद्ध है, हालत वर्ड तो वैसे भी नहीं होगा इधर पे। सो स्त्री हालत की बात सिर्फ नहीं, ये नहीं होगा। स्त्री खुश की बात, खुश भी नहीं होगा। स्त्री अधिकार की बात सिर्फ कानून की किताबों तक सिमट कर रह गई है। दिस इज ओके। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई। मुझे ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। स्थिति यह है कि आज स्त्री की कोख पर भी उसका नहीं अपितु, अपितु का मतलब होता है, अपितु का मतलब होता है जबकि या बल्कि, अर्थात बल्कि, है ना। स्थिति यह है कि आज स्त्री की कोख पर भी उसका अधिकार नहीं है, अपितु उसके परिवार का डैश बना हुआ है। मतलब स्त्री की कोख पर भी उसका नहीं है। क्या नहीं है? स्थिति यह है कि आज स्त्री की कोख पर भी उसका नहीं है, अपितु उसके परिवार का अधिकार बना हुआ है। उसके परिवार का हमला बना हुआ है? नहीं। उसके परिवार का आदत बना हुआ है? नहीं। उसके परिवार का खुशी बना हुआ है? नहीं। उसके परिवार का अधिकार बना हुआ है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। मुझे बताइए भाई कैसा लगा आपको ये सेट। और बहुत सारी चीजें आप लोग इसमें सीखे भी होंगे कि कैसे हमें फिल करना होता है। सिर्फ ब्लैंक को देख के उधर पे भरना नहीं होता है, काफी सारी चीजें आगे की और पीछे की उधर पे सेट करना पड़ती हैं, उनको वहां पे सेटिस्फाई कराना होता है, तब जाके हम उस चीज को फिल कर सकते हैं। अदरवाइज हम उस चीज को फिल नहीं कर सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ। अब बहुत से लोगों को ना, अब जैसे मान के चलो वाक्य करेक्शन में एक वाक्य हमारे पास आ गया और उसको करेक्ट करना है। अब मैं वो वाक्य यहां से यहां तक उठाता हूं, सिर्फ यहां से लेके यहां पे मैं अधिकार शब्द दे देता हूं, ठीक है, यहां तक। अब मेरे से वाक्य करेक्शन में यहां पे ऐसे दे दिया जाता है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ये पूरा डी, और लास्ट में हमें दे दिया जाता है कोई करेक्शन नहीं है, यानी कि नो एरर लिख देता हूं, चलो नो एरर, ये ई ऑप्शन दे दिया। ठीक है, अब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। आज स्त्री की कोख, पहला हो गया पोर्शन, पर भी उसका नहीं अपितु उसके परिवार का अधिकार बना हुआ होता है या बना हुआ है। तो आज स्त्री की कोख पर उसका अधिकार ही नहीं, बल्कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही शब्द है, ये बिल्कुल सही वाक्य है। क्यों? क्योंकि ये जो अपितु शब्द है ना, अपितु शब्द यानी कि ये बल्कि की हमें सेंस देता है, बल्कि इसका मीनिंग होता है आज स्त्री की कोख पर भी उसका नहीं बल्कि उसके परिवार का अधिकार बना हुआ है। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो भी है, ये वाक्य जो भी है, ये पूरा सही है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं बी पार्ट में इसमें गड़बड़ लगेगी, और बी पार्ट में गड़बड़ लगेगी तो आप आंसर बी मार के आ जाओगे, जबकि वो गलत है। बी पार्ट इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीज भी पढ़ेंगे अभी हम लोग, है ना, ये सारी चीज भी पढ़ेंगे अभी हम लोग। ओके, सो बताइए कैसा लगा सेशन। हालांकि छोटा सा क्रिस्प सेशन था, लेकिन अच्छा था। स्टार्टिंग के लिए काफी अच्छी चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अगर मैं हाई लेवल का लेके आ जाता, इस लेवल के जो मतलब अनुच्छेद हैं, ये हमारे आरआरबी क्लर्क में आएंगे, पीओ में नहीं आएंगे। ये मैं बता दूं अभी भी, आरआरबी क्लर्क में ही आएगा ये पीओ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पीओ में थोड़ा सा बड़ा आता है, और ब्लैंक्स जो होते हैं वो इतने ईजी नहीं होते हैं, और ब्लैंक्स की जो वेरीफाई कराने के लिए जो शब्द दिए होते हैं इस साइड और इस साइड, वो भी इजी नहीं होते हैं। तो पीओ में थोड़ा सा एडवांस लेवल का आता है, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्ट के लिए हमें ये पढ़ना जरूरी था, स्टार्ट के लिए, क्योंकि ये बैच दोनों उसके लिए एग्जाम के लिए ना, आरआरबी क्लर्क के लिए भी और एज वेल एज आरआरबी पीओ के लिए भी। तो आज एक स्टार्ट के लिए हमारा ये बिल्कुल सही था। अब हमारी स्टार्टिंग हो गई है, अब हमें थोड़ी सी इसके बारे में नॉलेज है। और जब नहीं बताया बीएसएस स्पेशल, देखो जब भी मैंने बताया कि गद्दांश आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस पढ़ते हैं, है ना, क्या करते हैं, क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें है कितने, और पहले हम लोग इसी को रीड कर लेते हैं। गद्दांश के अनुसार किस कारण देश में बैंकिंग प्रणाली का असाधारण गति से विस्तार हुआ? पहला क्वेश्चन, बैंकिंग प्रणाली का असाधारण गति से विस्तार के बारे में कुछ ना कुछ कहानी है।
गद्दांश के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास दुनिया में सोने के भंडार का कौन सा भाग है? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, 5वां 12वां 8वां या 10वां, तो ये डायरेक्ट मिल जाएगा हमको, ठीक है। अच्छा, अगला देखिए, अमेरिकी डॉलर की लागत से 200 मीट्रिक टन सोना किससे खरीदा था? तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, भारत की किस बैंक की दुनिया की भारत की किस बैंक को दुनिया की 50 बैंकों की सूची में सम्मिलित किया गया है? मतलब भारत के किस बैंक को दुनिया के 50 बैंकों की सूची में सम्मिलित किया है? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, किस बैंक की ब्रांड वैल्यू 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर है? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। बहुत शानदार। एसबीआई को ऐसे नहीं भाई, गद्दांश के अनुसार है, देखो इसमें लिखा है गद्दांश के अनुसार, गद्दांश के अनुसार। अगर वो इन्फॉर्मेशन चेंज भी कर देगा तो आपको उनको पता होना चाहिए। और ये 5 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब सीधा एक एक करके पढ़ते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन जो भी थे वो हमें पता पड़ेंगे। भारत में बैंकिंग का इतिहास काफी प्राचीन है, ठीक है। भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम बैंकिंग प्रणाली या प्रथम बैंकिंग कंपनी अवध कमर्शियल बैंक 1881 थी, ठीक है भाई। 1940 के दशक में 588 बैंकों की असफलता के कारण कड़े नियमों की जरूरत महसूस की गई। फलस्वरूप बैंकिंग कंपनी अधिनियम फरवरी 1949 में पारित हुआ, जो बाद में बैंकिंग नियमन अधिनियम के नाम से संशोधित हुआ। 19 जुलाई 1969 को 14 प्रमुख बैंकों, जिसमें जमा राशि 50 करोड़ रुपए से अधिक थी, का राष्ट्रीयकरण किया गया। बाद में अप्रैल 1980 में 6 और बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण के बाद 3 दशकों में देश में बैंकिंग प्रणाली का असाधारण गति से विस्तार हुआ। पहला क्वेश्चन तो यही था, क्या? किस कारण देश में बैंकिंग प्रणाली का असाधारण गति से विस्तार हुआ? राष्ट्रीयकरण से। बुझे? पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है दोस्त। ये होते हैं टफ पैसेज, लेकिन टफ पैसेज को भी कैसे हम लोग इजीली कर सकते हैं ना, वो चीज मैंने यहां पे आपको बताई है। गॉट इट? बताइए, क्लियर हो रहा है? फटाफट से चलो अगला देखते हैं भाई, और आगे पढ़ते हैं। अगला नहीं देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, हमें समझ में आ जाएगा, कई क्वेश्चन हमने रीड कर रखे हैं। भौगोलिक लिहाज से भी और वित्तीय विस्तार की दृष्टि से भी, मतलब जो असाधारण गति से विस्तार हुआ है वो भौगोलिक लिहाज से भी हुआ है और वित्तीय विस्तार की दृष्टि से भी हुआ है। 14 अगस्त 1991 को एक उच्च स्तरीय समिति वित्तीय प्रणाली के ढांचे, संगठन, कामकाज और प्रक्रियाओं के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए नियुक्त की गई। एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में बनी इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 1992-93 में बैंकिंग प्रणाली में व्यापक सुधार किए गए। हाल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किए गए एक स्ट्रेस टेस्ट के अनुसार भारतीय बैंकिंग प्रणाली किसी भी तरह के आर्थिक संकट और ऊंची नॉन परफॉर्मिंग परिसंपत्तियों के झटकों को सहन करने में पूरी तरह से सक्षम है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सोने का दुनिया में 10वां सबसे बड़ा भंडार है। कौन सा भाई? 10वां सबसे बड़ा भंडार है। ये क्वेश्चन आ गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास दुनिया में सोने के भंडार का कौन सा भाग है? 10वां सबसे बड़ा भंडार है। बुझे? डायरेक्ट क्वेश्चन, समझ रहे हो? सिर्फ क्वेश्चन एक बार पढ़ना है, फिर पूरा 1 बाय 1 पूरे एक एक लाइन पढ़ते जाना है, आपके ऑटोमेटिकली आंसर्स निकलते जाएंगे। ये होता है सबसे सही तरीका। अच्छा, अब आगे आ जाओ भाई, और क्या कहानी है, आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2009 में रिजर्व बैंक ने 6.7 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 200 मीट्रिक टन सोने की खरीद की थी। तो 200 मीट्रिक टन सोने की खरीद कहां से खरीदी थी इसने? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, यानी कि ये हो गया भाई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। इसको आईएमएफ बोलते हैं ना अपन, हाँ इसी को बोलते हैं ना शायद, आईएमएफ, मुझे याद नहीं है, शायद इसी को बोलते हैं। आईएमएफ बहुत ज्यादा पैसा देता रहता है, तुम लोग ने करंट अफेयर में भी याद किया होगा, कभी किसी को 200 मीट्रिक टन, किसी को 200 मिलियन डॉलर दे दिया है ना, किसी को कितना दे दिया, सड़क बनाने के लिए भोपाल को दे दिया, मध्य प्रदेश सरकार को दे दिया, झारखंड सरकार को झील बनाने के लिए दे दिया। ये देता रहता है भाई, और वहीं पे कंफ्यूज करता रहता है ये आईएमएफ। ओके, अच्छा, तो ये जो पर्टिकुलर हमारा ये जो भी गद्दांश चल रहा है ना, ये गद्दांश आपकी जो करंट न्यूज है ना, उसी न्यूज से निकल रहा है ये, समझ रहे हो? ये अभी की करंट न्यूज नहीं है, हो सकता है पहले की हो, बट अभी जो भी करंट न्यूज चल रही है ना, उनसे भी बन के आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो
डरने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई टफ जैसा दिखता भी है ना, अब जैसे इसमें बैंकिंग टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा है, तो ऐसा नहीं कि आप डर जाओगे, सीधा क्वेश्चन रीड करोगे और देखोगे डायरेक्टली क्वेश्चन कहां से मिल रहा है। सबसे इजी तो यही हो जाएगा, देखने में जो टफ होता है ना वही इजी होता है दोस्त। आगे देखो, आगे क्या है। इस खरीद से उसके विदेशी मुद्रा कोष में गोल्ड होल्डिंग्स की हिस्सेदारी बढ़ गई। पहले गोल्ड होल्डिंग्स की हिस्सेदारी इसमें 4% थी, जो अब बढ़कर 6% हो गई है। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि जब आईएमएफ से यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 200 मीट्रिक टन सोना की खरीद की रिजर्व बैंक ने, तो उसकी गोल्ड होल्डिंग कितनी बढ़ गई, तो वो वहां पे बोल देगा 2% बढ़ गई, है ना। मतलब 4% से अब कितनी हो गई, तो उधर पे ऑप्शन दिए रहेंगे 8%, 100%, 20%, 16%, तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा 6% हो गई। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, हालांकि इसने बनाया नहीं है, लेकिन ये भी डायरेक्ट ही तो क्वेश्चन है। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम स्थित ब्रांड फाइनेंस द्वारा किए गए वार्षिक अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग अध्ययन के अनुसार 20 भारतीय बैंकों को ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल बैंकिंग 500 की सूची में शामिल किया गया। वस्तुतः स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की पहली बैंक बन गई जिसे दुनिया की 50 बैंकों की सूची में स्थान मिला। ठीक है भाई। तो इसमें एक क्वेश्चन था हमारा, क्या था, भारत की किस बैंक को दुनिया की 50 बैंकों की सूची में सम्मिलित किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, चलो भाई आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और बच रहा है हमारा, किस बैंक की ब्रांड वैल्यू 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर है? बस ये और देखना है तो काम हो जाएगा हमारा, बस पूरे के पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इसे 50 बैंकों के मध्य 36वां स्थान मिला है। 2009 में जहां स्टेट बैंक की ब्रांड वैल्यू 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर थी, वहीं 2010 में 4.6 अरब डॉलर हो गई। आईसीआईसीआई बैंक को दुनिया की 100 श्रेष्ठ बैंकों की सूची में स्थान मिला। इसकी ब्रांड वैल्यू 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर है। यही तो वो क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? 1.3 अरब डॉलर जिसे मिल रहे हैं अमेरिकी डॉलर, वो कौन से बैंक की ब्रांड वैल्यू है? आईसीआईसीआई बैंक। ये हो गया हमारा, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके आगे का पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, पूरे 5 क्वेश्चन इसने में ही हो गए हमारे। मुझे बताओ फटाफट, है ना। देखने में टफ जरूर था, देखने में टफ लग रहा था ना कि कैसे होगा, क्या होगा। ऐसे तो यार ये बैंकिंग के ऊपर आ गया टर्मिनोलॉजी, हम तो इसमें डर जाएंगे, हम तो इसको कर नहीं पाएंगे। लेकिन क्या हुआ, क्वेश्चन पढ़े एक बार, पता पड़ गया कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधे उसमें वैल्यू मिलेगी अपन को। ठीक है, देखने में ये पैसेज आपको डरा सकता है एग्जाम में। इसके ऊपर 15 भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जानते हो आप, 15 क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। ओके, चलो आगे आ जाते हैं भाई। अब आगे क्या है हमारे पास? आगे हमारे पास है एरर। अब हमें एरर फाइंड करना है। ठीक है, पढ़ते हैं। जब रोज रोज के ताने सुनना असहनीय हो गया तो राजेश ने घर छोड़ दिया। आप तो बोल रहे डिफिकल्ट पैसेज है आज। हाँ, तो डिफिकल्टी तो है। अगर मैं इसको सीधा यहाँ लगा देता और तुमसे बोलता कि भाई इसको क्वेश्चन को करो, तो देखने में डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, अब पहले फर्स्ट साइट में ये कैसा दिख रहा है मुझे ये बताओ जरा। अगर मैं इसको ऐसा ही एग्जाम में तुम्हारे दे दूं, तुम स्क्रॉल करते करते परेशान नहीं हो जाओगे? कैसा लगेगा ये आपको? क्या डिफिकल्ट नहीं लग रहा है देखने में? देखो पूरी स्क्रीन भरी हुई है। आसान मैंने नहीं बनाए, आसान तरीके ने बनाए। किस तरीके से हमें करना होते हैं गद्दांश, वो तरीके मैं बता रहा हूं आपको। देखने में डरावना है, बस यही तो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, कि अगर आपके पास कोई डिफिकल्ट पैसेज आएगा ना, तो वो ऐसा आएगा। और उसको करना कैसे, जैसे मैंने बताया आपको। चलो भाई, अब इसका आंसर कीजिए आप लोग। बताओ बताओ। जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर डी। ओके, देखो एरर में मतलब जो भी हमारे त्रुटि वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें सबसे जो डिफिकल्ट चीज होती है ना, वो क्या होती है जानते हो? वो होती है जब यहाँ पे नो एरर होता है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो। ठीक है, उसमें गलती होने की आपकी जो संभावना है वो बढ़ जाती है। अब देखिए इसमें, जब रोज रोज के ताने सुनना असहनीय हो गया तो राजेश ने घर छोड़ दिया। इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ई हमारा आंसर है। पूछे
तो इसे फाइंड करना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो कहता है कि यार कुछ ना कुछ तो एरर होगा अगर क्वेश्चन आया है तो ये चीज भी थोड़ी सी समझ के रखिएगा। इसको देखिए, और इसको टुकड़ों में मत पढ़ा करो, पूरा वन गो में पढ़ा करो, तब एरर अपने आप से निकल के आ जाएगा। कोई भी नियम नहीं होता है, सिर्फ रीडिंग होती है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हो। देखिए, एक सहयोगी लिपिक की अचानक अवकाश पर चले जाने से हम सभी पर कार्य का बोझ दुगना हो गया है। एक सहयोगी लिपिक की अचानक अवकाश पर चले जाने, एक सहयोगी लिपिक के एक सहयोगी लिपिक के अचानक अवकाश पर चले जाने से हम सभी पर कार्य का बोझ दो गुना हो गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला आ जाओ, इसे करिए। ई, सी, ई। अब इसमें जो एरर है ना, वो शब्दों के क्रम में है, शब्दों के क्रम का एरर है। देखो, जब आप डायरेक्शन पढ़ोगे ना तब आपको पता पड़ेगा। नीचे दिया गया प्रत्येक वाक्य चार भागों में बांटा गया, एबीसीडी विकल्प दिए गए। आपको यह देखना है कि वाक्य के किसी भाग में व्याकरण यानी कि ग्रामर, ग्रामेटिकल एरर, भाषा वर्तनी, शब्दों के गलत प्रयोग या इसी तरह की कोई त्रुटि तो नहीं है। त्रुटि अगर होगी तो वाक्य के किसी एक भाग में ही होगी। इस भाग का क्रमांक ही उत्तर है। यदि वाक्य त्रुटि रहित है तो उत्तर ई अर्थात त्रुटि रहित दीजिए। तो क्या क्या चीजें चेक करना होती है? व्याकरण, भाषा, वर्तनी। अब देखो, पहले में जो आया था ये तो नो एरर था। शब्दों के गलत प्रयोग या इसी तरह की कोई त्रुटि तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या आया था? यहाँ पे हमारा आया था शब्दों का गलत प्रयोग। ये जो की है ना, ये की नहीं के होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखिए, अस्पताल में यदि बीमार की देखभाल करने वाला ना हो तो उसका हाल बुरा हो जाता है। क्या बुरा हो जाता है? हाल बुरा हो जाता है। बुरा हाल हो जाता है नहीं होगा, हाल बुरा हो जाता है। ये था इसमें error। अस्पताल में यदि बीमार की देखभाल करने वाला ना हो तो उसका बुरा हाल हो जाता है। ठीक है, पढ़ने में ठीक ही लग रहा है, बट जो एक्चुअल जो इसका सीक्वेंस होगा वो क्या होगा? अस्पताल में यदि बीमार की देखभाल करने वाला ना हो तो उसका हाल बुरा हो जाता है। ओके, क्लियर हुआ? उसका जो है ये तुम्हारा उसका कनेक्शन बता रहे हैं, मतलब एक व्यक्तिगत एक वर्ड हो गया तुम्हारा, एक शब्द हो गया। उसका क्या हो जाता है? बुरा हो जाता है। उसका बुरा क्या हो जाता है? ना 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 ना, उसका हाल, उसका क्या हो जाता है? उसका हाल कैसा हो जाता है? बुरा हो जाता है ना? अगर मैं आपसे आज क्वेश्चन एक पूछूं कि आज आपका हाल कैसा है, मैंने क्या पूछा? आज आपका हाल कैसा है? तो आप जब उत्तर दोगे ना, आज मेरा हाल अच्छा है, कैसा की जगह बदलोगे ना। मैं ये पूछूंगा क्या, आज आपका कैसा हाल है? ये देखने में सुनने में सही लग रहा है, बट गलत शब्द है। वो वाक्यों का कहीं ना कहीं शब्दों का क्या है, क्रम सही नहीं है। अगर मैं तुमसे पूछूं आज आपका कैसा हाल है, तो पढ़ने में और देखने में सही लग रहा है, पढ़ने में और देखने में सही लग रहा है, बट कहानी क्या है कि ये शब्दों का जो क्रम है ना ये गलत है। तो यहां पे ये चीज करना पड़ेगी। समझ में आया? ये कहानी चल रही है पूरी की पूरी। चलिए, तो इसमें एरर किस चीज में हो गया? डी ऑप्शन में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। हम्म
हम बोलचाल में बोल देते हैं, बोलचाल नहीं चल रहा ना यहाँ पे भाषा की वो चल रही है ना, यहाँ पे भाषा देख रहे हैं ना हम लोग। बी बता रहे हैं। डी, बी देखिए, गत वर्ष का मतलब होता है पिछले वर्ष। गत वर्ष सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट, गत वर्ष सेवानिवृत्त हो लेने के बाद, या तो होने के बाद बोलो, या फिर गत वर्ष सेवानिवृत्त लेने के बाद बोलो, है ना। तो गत वर्ष सेवानिवृत्त हो लेने के बाद अब जीवन लगभग शांत और निष्क्रिय हो गया है। ऑप्शन नंबर बी, होने के बाद होगा। चलिए अगला देखिए। बी, बी देखिए, संसार के प्रत्येक कोने कोने में अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं। संसार के प्रत्येक, या तो देखो इसका सही क्या बनेगा, संसार के प्रत्येक कोने में अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं, या फिर संसार के कोने कोने में, प्रत्येक हटा दो तो भी सही हो जाएगा। संसार के कोने कोने में अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं, या फिर अगर प्रत्येक नहीं हटाना है तो एक कोने हटाओ, क्योंकि प्रत्येक का मतलब होता है हर एक कोने में, तो बार बार कोने कोने नहीं लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ये दोनों सही बनेंगे, या तो फिर इस चीज का यूज करो या फिर प्रत्येक हटा के ये करो, यानी कुल मिला के हमारी जो गलती है वो सिर्फ और सिर्फ बी में है। बुझे। अगला देखो भाई, अब हमारे पास है ब्लैंक, रिक्त स्थान। ये शायद मैं करा चुका हूं एक बार, ऐसा मुझे क्यों फील हो रहा है, ये ऐसा फील हो रहा है मुझे करा चुका हूं मैं। चलो अच्छी बात है, करा चुका हूं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ज्यादातर किसान परिवार के डैश कमाने वाले व्यक्ति होते हैं। उन्हें परिवार की मांगों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए लगातार दबाव का सामना करना पड़ता है, और उसे पूरा करने में असफल होने की वजह से अक्सर तनाव में रहने वाला किसान डैश का कदम उठा लेता है। ठीक है भाई। तो ज्यादातर किसान परिवार के प्रमुख कमाने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक ही लग रहा है मुझे तो। अक्सर तनाव में रहने वाला किसान कर्ज का कदम उठा लेता है, कर्ज का कदम थोड़ी ना उठाता है, ये वाला गलत हो रहा है। ज्यादातर किसान परिवार के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति होते हैं, ये भी ठीक लग रहा है। अक्सर तनाव में रहने वाला किसान आत्महत्या का कदम उठा लेता है, यही सही है भाई, ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्लियर हुआ। अच्छा, अब नीचे क्या है, सर्वोच्च आ सकता है उधर पे, परिवार के सर्वोच्च कमाने वाले व्यक्ति होते हैं, ये बोल सकते हैं, बट आत्मग्लानी, आत्मग्लानी शब्द नहीं आएगा। आत्मग्लानी का मतलब होता है गिल्ट। तो अक्सर तनाव में रहने वाला किसान आत्मग्लानी का कदम उठा लेता है। भाई आत्मग्लानी का कैसे उठाओगे? अक्सर तनाव में रहने वाला किसान मजदूरी का कदम उठा लेता है। नहीं यार, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, इसे देखो। बताइए। ऑप्शन ए बोल रहे हैं। ए ऑप्शन, चलो देखिए, वसंत ऋतु
बहुत डैश होती है, जब यह आती है तो प्रकृति में सब कुछ जागृत कर देती है, मतलब जगा देती है। जैसे यह पेड़ पौधे, घास फूल, फसलें, पशु, मनुष्य और अन्य जीवित वस्तुओं को सर्दी के मौसम की डैश नींद से जगाती है। हम्म सर्दी का मौसम होता है हमारा, स्टार्ट कब होता है सर्दी का मौसम? अगर मौसम के हिसाब से देखा जाए अक्टूबर, है ना, और खत्म कब होता है? फरवरी मार्च, फरवरी में खत्म होता है। और जो वसंत पंचमी आती है ना, वही होता है वसंत ऋतु। तो अक्टूबर से लेके फरवरी तक का जो समय है, तो ये इस नींद से उठाती है, ये सर्दी की नींद से, सर्दी के मौसम की डैश नींद से जगाती है। अल्प होती है क्या? अगर ये अल्प होता तो इतना टाइम पीरियड क्यों है? तो ये अल्प नहीं होगा। वसंत ऋतु बहुत मोहक होती है, ये तो सही है, मोहक सही लग रहा है, लेकिन सर्दी के मौसम की अल्प नींद से जगाती है? नहीं भाई, ये अल्प नींद तो नहीं है। वसंत ऋतु बहुत शांत होती है, ठीक है भाई, तो सर्दी के मौसम की प्रिय नींद से जगाती है ना। वसंत ऋतु बहुत प्रभावशाली होती है, उसका प्रभाव इतना होता है कि सर्दी के मौसम की लंबी नींद से जगा देती है ये सभी जीवित प्राणियों को, सभी जीवित वस्तुओं को। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वसंत ऋतु आनंद में होती है, बहुत अच्छी बात है। सर्दी के मौसम की तीव्र नींद से जगाती है, मतलब बहुत भयंकर नींद में सो रहे होते हैं ये सारी चीजें, वस्तुएं, पेड़ पौधे, ये जितनी भी चीजें हैं, जीवित वस्तुएं। नहीं यार, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ओके, चलिए अगला देखते हैं, इसको आ जाओ। ये भी मैं करा चुका हूं, ये भी करा चुका हूं मैं। हम्म ए, ए देखो, ज्यादातर जब ये डबल फिलर्स आते हैं ना हमारे पास, तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन होता है ना, ये हमारा सारे का सारा पहला जो ब्लैंक होता है, ये सारे के सारे जो ऑप्शंस दिए होते हैं ना, उसमें फिट हो जाता है। लेकिन मेन जो काटने का काम करता है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का काम करता है, वो करता है जो अगला ब्लैंक होता है। तब ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं, तब हमारा ब्लैंक का सही आंसर आता है। सो धर्म आपसी डैश एवं एकता का प्रतीक है। तो धर्म आपसी सद्भाव सही है इधर, धर्म आपसी भाव ये भी सही है, धर्म आपसी प्रेम एवं एकता का प्रतीक है ये भी सही है, धर्म आपसी आनंद एवं एकता का प्रतीक है ये भी सही लग रहा है। लेकिन बात आती है आगे की, अगला ब्लैंक देखिए, का प्रतीक है क्योंकि किसी धर्म विशेष को मानने वाले लोग एक ही प्रकार की जीवन पद्धति का पालन करते हैं। धर्म या मजहब अपने अनुयायियों को, अनुयायी यानी जो उसे फॉलो करते हैं, एकता के सूत्र में पिरोकर रखने का कार्य भी करता है। सूत्र मतलब होता है धागा, पिरोकर मतलब उसके अंदर मोती की तरह पिरोना, ठीक है। सो अनुयायी जो है वो वर्ड इधर पे सही लग रहा है। धर्म या मजहब अपने भक्तों को, देखो धर्म या मजहब के भक्त नहीं होते हैं, भक्त होते हैं किसी भी एक आइडेंटिकल चीज के। चाहे आप भक्त हो सकते हो किसी इंसान के या किसी भगवान के भक्त हो सकते हो, पर धर्म या मजहब के आप भक्त नहीं होते, उसके अनुयायी होते हैं आप, ठीक है। धर्म या मजहब अपने शरणार्थी हो, धर्म या मजहब अपने आप शरणार्थी नहीं बनाता है, शरणार्थी होता है कि आप किसी की शरण में है ना, वो होता है शरणार्थी। प्रशंसक यानी फैन, तो धर्म या मजहब के प्रशंसक नहीं होते, उनकी प्रशंसा नहीं करते, वो उनको फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं। सो ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट जाएगा, यानी सद्भाव एवं अनुयायी, ये वाला बिल्कुल करेक्ट बैठेगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, ये भी कराया हुआ है भाई, बी दोबारा से समझाऊं? बी देखिए, धर्म आपसी भाव, भाव तो सही है, बट भक्तों, धर्म या मजहब के भक्त नहीं होते हैं, है ना। भक्त किसके होते हैं? भक्त तो होते हैं उस भगवान के। अब धर्म की अगर हम बात करें तो हिंदुइज्म होता है ना, इस्लाम मान सकते हो आप, या फिर ईसाई धर्म, या फिर सिख। आप इनके अनुयायी हो सकते हैं, आप इनके भक्त नहीं हो सकते। हिंदू धर्म में काफी सारी चीजें हैं, आप कृष्ण के भक्त हो सकते हैं, आप श्री राम के भक्त हो सकते हैं, आप बजरंग बली के भक्त हो सकते हैं,
इस्लाम में भी आप अगर भक्त हैं तो इनसे जुड़े हुए हैं, ईश्वर जो है उनके भक्त होते हो आप, है ना। और शरणार्थी किनके होते हैं? धर्म के अंदर आते हैं कुछ भगवान और उनके जो पूजन करते हैं उनके आप शरणार्थी हो सकते हैं। शरणार्थी आप किसी व्यक्ति विशेष के हो सकते हैं। जैसे कृष्ण जी का एक कोई मंदिर है, वहां पे जो पंडित जी हैं जो उनकी पूजा करते हैं, आप उनकी शरण में गए, क्यों? क्योंकि काफी दुख था आपको, उनको आपने अपना दुख बताया और बताया, उनसे पूछा कि मुझे इनका वो दीजिए निवारण, तो आप उनकी शरण में गए, आप शरणार्थी हो, ठीक है। प्रशंसक आप किसी पर्सन के हो सकते हैं, प्रशंसक किसी एक आर्टिकल के हो सकते हैं, किसी वस्तु के प्रशंसक हो सकते हैं आप, है ना। प्रशंसक नहीं होगा। तो भक्त किसके होते हैं? भक्त होते हैं किसी भगवान के, ईश्वर के, परमात्मा के। लेकिन अगर हम बोले अनुयायी तो धर्म के और मजहब, धर्म और मजहब, मजहब जो है वो हमारा उर्दू वर्ड है और ये हमारा हिंदी वर्ड है, ये दोनों ही चीजें एक सी है, धर्म मजहब। इस्लाम में धर्म को धर्म ना बोल के मजहब बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा भक्त नहीं आएगा इधर पे, अनुयायी आएगा। ओके, चलिए इसको बताइए। सी ऑप्शन। देखिए अब ये भी करा चुका हूं मैं। भगत सिंह निस्संदेह भारतीय स्वतंत्रता के डैश में सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक है। तो भगत सिंह निस्संदेह भारतीय स्वतंत्रता की परिप्रेक्ष्य ना संदर्भ, भारतीय स्वतंत्रता के संदर्भ में हो सकता है, भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में हो सकता है, भारतीय स्वतंत्रता के पृष्ठ में, पृष्ठ नहीं हो सकता, भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास के पृष्ठ अगर बोलता तो मैं मान सकता था। तो इन दोनों में से एक देख लेते हैं, सेकंड ब्लैंक हमारा सेटिस्फाई करेगा। में से एक है, उन्होंने ना केवल जीवित रहते हुए स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई बल्कि अपनी मृत्यु के बाद भी कई अन्य युवाओं को इसमें शामिल होने के लिए डैश किया, संयोजित किया। जब उनकी मृत्यु हो गई तो वो कलेक्ट कहां से करेंगे? संयोजित का मतलब होता है कलेक्ट करना। तो प्रेरित किया, है ना। कोई अगर जैसे मान के चलो इंसान की मृत्यु हो जाती है तो वो उसके बाद भी अगर किसी पर्सन को कर रहा है तो वो प्रेरित करता है, प्रेरित करता है, क्या करता है? इंस्पायर करता है। एपीजे अब्दुल कलाम से अभी भी काफी लोग इंस्पायर हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, है ना। सिंगर अभी जो के एक्सपायर हो गए उनसे भी काफी लोग इंस्पिरेशन लेते हैं। तो वो प्रेरित करते हैं, है ना, संयोजित नहीं करते हैं क्योंकि वो जीवित है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इसे देखो। जीवित रहते तो संयोजित करते क्या? फिर वो उस तरह से टोन पे पता पड़ता ना हमको कि किस टाइप से सेंटेंस जा रहा है हमारा। अगर संयोजित करने वाली होती कहानी तो संयोजित करते, अगर उनको आंदोलन करना होगा तो डेफिनेटली संयोजित करेंगे, है ना। अगर मुझे हड़ताल करना है तो मैं टैक्सी वालों की, जैसे टैक्सी की हड़ताल करना है, मैं टैक्सी ड्राइवर हूं तो मैं क्या करूंगा? टैक्सी वालों को संयोजित करूंगा ना कि भाई तुम लोग भी जुड़ो इसमें हड़ताल में, तब शायद सरकार हमारी बात सुन ले। ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो। देश में शांति और सद्भाव बनाए रखना मुश्किल है जब तक हम में से हर एक अपनी आवश्यकता के बारे में संवेदनशील नहीं हो जाता है और इसके लिए डैश नहीं देता। अकेले सरकार समाज में भाईचारे और मित्रता की भावना को डैश नहीं कर सकती। तो इसके लिए धन नहीं देता। धन देना पड़ेगा क्या आपको अगर देश में शांति और सद्भाव बनाना है? तो नहीं ना। आपको स्थान देना पड़ेगा, आपको अपना घर देना पड़ेगा क्या अगर देश में शांति और सद्भावना बनाना है? तो नहीं। आपको समय देना पड़ेगा, समय में भी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन आगे आ जाओ। अकेले सरकार समाज में भाईचारे और मित्रता की भावना को सुरक्षित नहीं रख सकती। सुरक्षित कैसे होता है यार? सुरक्षित थोड़ी ना रखी जाती है, ये भावनाएं हैं, भावनाओं को सुरक्षित कैसे रखोगे तुम? ये फीलिंग्स है। अगला देखो। जब तक प्रत्येक व्यक्ति इसके लिए योगदान नहीं देता, अकेले सरकार समाज में भाईचारे और मित्रता की भावना को सुनिश्चित नहीं कर सकती। यानी कि दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बुझे? अगला देखिए भाई। अब हमारे पास क्या है? वाक्यांशों को अपन को लगाना है क्रम में।
ओके, बी बता रहे हैं। देखो, वाक्यांश करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था, सीधे जो ऑप्शन दिए होते हैं ना उसी से पढ़ना चालू किया करो। तो पहला सेंटेंस और छठवां सेंटेंस तो हमारा फिक्स है। क्या? हमारा उद्देश्य होगा जीवन के, कलर चेंज कर लेता हूं, जीवन के, वाद से स्टार्ट करते हैं, जीवन के स्वतंत्रता, समता और मानवता के आधार पर हर सांस्कृतिक पहलू का इस प्रकार विकास पुनर्गठित हो जो वह सौंदर्य एवं आनंद को पूर्ण रूप से करना कि हमारा, नहीं यार, ये ला के बाद या तो आ ही नहीं रहा ना, ये तो गलत है। ला के बाद या हमारा गलत है ना। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। हमारा उद्देश्य होगा जीवन के हर सांस्कृतिक पहलू का इस प्रकार विकास करना कि हमारा सामाजिक जीवन पुनर्गठित हो और वह सौंदर्य एवं आनंद को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता, समता और मानवता के आधार पर उपलब्ध कर सके। लग तो रहा है, इसको डालते हैं अभी, लग तो रहा ही है। अगला देखते हैं। हमारा उद्देश्य होगा जीवन के हर सांस्कृतिक पहलू का इस प्रकार विकास करना कि हमारा सामाजिक जीवन स्वतंत्रता, समता और मानवता के आधार पर हर सांस्कृतिक पहलू का इस प्रकार विकास उपलब्ध कर सके। ये थोड़ा ज्यादा सही लग रहा है मुझे। बी तो सही लग ही रहा है, बट सी मुझे थोड़ा ज्यादा सही लग रहा है। बाकी इसको भी पढ़ लेते हैं। हमारा उद्देश्य होगा कि जीवन के स्वतंत्रता, समता और मानवता के आधार पर हर सांस्कृतिक पहलू का इस प्रकार विकास करना कि हमारा सामाजिक जीवन पुनर्गठित हो और वह सौंदर्य एवं आनंद पूर्ण रूप से उपलब्ध कर सके। नहीं, ये वाला तो नहीं लग रहा। बी और सी में आ रहा है भाई कंफ्यूजन। बी और सी में कंफ्यूजन है, और बी और सी में कंफ्यूजन है यहां पे, ला, वा और वाला। तो या के बाद वा आएगा या के बाद ला आएगा, बस ये पढ़ लो। तो या रहा ये और वा और ला रहा ये। अब पढ़ लो भाई, और लास्ट में यहां पे ला आएगा और लास्ट में यहां पे वा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ला के बाद सेंटेंस खत्म करते हैं। पुनर्गठित हो और वह सौंदर्य एवं आनंद को पूर्ण रूप से उपलब्ध कर सके। ठीक है, एक तो ये होता है। ला के बाद बा पढ़ते हैं और वा के बाद पूरा सेंटेंस खत्म करते हैं। स्वतंत्रता, समता और मानवता के आधार पर उपलब्ध कर सके। ओके, मानवता के आधार पर उपलब्ध कर सके, पर उपलब्ध कर सके, थोड़ा सा अजीब नहीं लगा ये? पर उपलब्ध कर सके, ना 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 ना, स्वतंत्रता, समता और मानवता के आधार पर उपलब्ध कर सके, पर उपलब्ध कर सके। जबकि ला के बाद अगर हम सेंटेंस खत्म करते हैं तो ये क्या कहता है? पुनर्गठित हो और वह सौंदर्य एवं आनंद को पूर्ण रूप से उपलब्ध कर सके। तो से उपलब्ध कर सके, ये मुझे थोड़ा सा सही लग रहा है। पर उपलब्ध नहीं होगा, से उपलब्ध होगा, द्वारा उपलब्ध होता है ना। बिजली किसके द्वारा मिलती है तुमको? कमरे में रोशनी किससे होती है? बल्ब से बिजली उपलब्ध हुई, या बल्ब से रोशनी उपलब्ध हुई, या बल्ब पर रोशनी उपलब्ध हुई। ये पर वाला गलत हो जाएगा, यानी पर उपलब्ध, यानी पर उपलब्ध, यानी वा के बाद लास्ट वाला सेंटेंस नहीं आएगा, यानी वा लास्ट में नहीं आएगा। ये सेंटेंस सही है। ये था भाई ऑप्शन नंबर सी। पूछे, ये कहानी थोड़ी सी समझ के रखिए, थोड़ी सी क्लियर है, यहां दिक्कत फंस जाएगी नहीं तो। अगला देखते हैं, ये देखिए। हम्म
बी। ओके, समझते हैं, देखते हैं। देखो, अब वह समय फिर आया है कि, इससे स्टार्ट करते हैं कि भारतीय लोक संस्कृति के आधारभूत प्रेम को भारत के नेता महात्मा गण फिर एक बार विश्व में भ्रमण करके आत्मवाद के द्वारा दुनिया को समझाएं, जिससे वर्तमान विग्रह अशांति का शमन होकर शांति का सुअवसर आए और संसार में सुख शांति का साम्राज्य स्थापित हो। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं। अब वह समय फिर आया है कि भारत के नेता महात्मा गण फिर एक बार विश्व में भ्रमण करके भारतीय लोक संस्कृति के आधारभूत प्रेम को आत्मवाद के द्वारा दुनिया को समझाएं, जिससे वर्तमान विग्रह अशांति का शमन होकर शांति का सुअवसर आए और संसार में सुख शांति का साम्राज्य स्थापित हो। तो अब वह समय आया है कि भारत के नेता महात्मागण फिर एक बार विश्व में भ्रमण करके भारतीय लोक संस्कृति के आधारभूत प्रेम को अध्यात्म के द्वारा दुनिया को समझाएं। क्यों समझाएं भाई? जिससे कि वर्तमान विग्रह अशांति का शमन होकर खत्म होकर शांति का सुअवसर आए और संसार में सुख शांति का साम्राज्य स्थापित हो। ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट बैठा है। बिल्कुल मुझे बाकी चेक करने की आवश्यकता है नहीं, करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब वह समय फिर आया है कि तीसरा चेक करते हैं। भारत के नेता महात्मागण फिर एक बार विश्व में भ्रमण करके अध्यात्मवाद के द्वारा दुनिया को समझाएं, जिससे वर्तमान विग्रह, क्या समझाएं भाई? जिससे वर्तमान विग्रह अशांति का शमन होकर शांति का सुअवसर आए, भारतीय लोक संस्कृति के आधारभूत प्रेम को और नहीं, या से तो खत्म ही नहीं हो रहा सेंटेंस। ठीक है, क्लियर है? अगला देखो, या से चालू करते हैं। अब वह समय फिर से आया है कि भारतीय लोक संस्कृति के आधारभूत प्रेम को भारत के नेता महात्मागण एक बार विश्व में भ्रमण करके जिससे वर्तमान विग्रह, क्या करके भ्रमण करके क्या कर रहे हो, समझ में आ रहा है? तो ये भी नहीं होगा और पहला वाला भी नहीं। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, इसको देखिए। सी, सी देखते हैं भाई क्या कहानी है। यद्यपि ऑल्दो आज नारी शिक्षित हो चुकी है, क्योंकि धन के लोभी नर पिशाच। तो ये क्या हुआ? कनेक्शन ही नहीं बैठा कुछ। अगला देखो, यद्यपि आज नारी शिक्षित हो चुकी है, आर्थिक क्षेत्र में सहयोग दे रही है, मान सकते हैं, और आत्मनिर्भर होकर पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर, तथापि उसका शोषण जारी है। मिलाकर क्या? कंधे से कंधे मिलाकर क्या? कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि धन, कंधे से कंधा मिलाकर आर्थिक क्षेत्र में सहयोग दे रही है, ये हो सकता है। कंधे से कंधा मिलाकर तथापि शोषण जारी है, नहीं, कंधे से कंधा मिलाकर यानी ला के बाद क्या आएगा? आर्थिक क्षेत्र में सहयोग दे रही है, यानी ला के बाद रा ही आएगा, चाहे कैसा सेंटेंस बना लो, ला के बाद रा ही दे दो हमें। तो ला के बाद रा है यहाँ, नहीं, ला के बाद रा है, नहीं, ला के बाद रा है, हाँ, ला के बाद रा है, नहीं। तो इसको और चेक कर लो, अगर ये भी आंसर नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। पढ़ते हैं इसको। यद्यपि आज नारी शिक्षित हो चुकी है और आत्मनिर्भर होकर पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर आर्थिक क्षेत्र में सहयोग दे रही है, तथापि उसका शोषण जारी है, क्योंकि धन के लोभी नर पिशाच अब भी दहेज मांगते हुए लज्जा का अनुभव नहीं कर रहे। यही सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत शानदार। अगला देखिए। सर पेयर बनाकर इजी होता है क्या? देखो, ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक सर्टेन तुमको ट्रिक या मेथड बता रहा हूं, मैं तो उसको वैसे ही पढ़ के करता हूं। लेकिन अब वो ये बात है ना कि इसका पेयर अगर बन गया तो फिर इसको चेक कर लिया हमने,
है ना। अगले क्वेश्चन पे ट्राई करेंगे, अगर ये चीज काम करेगी तो अच्छी बात है ना, क्योंकि हम तो सीख ही रहे हैं चीजें। पेयर बना के अगर अगले सेंटेंस में काम कर गई तो अच्छी बात है। देखते हैं भाई, इसको देखिए। बी। अब देखो ये वाला सेंटेंस बना सकते हो बहुत तेजी से, देखिएगा। गीता में कहा गया है कि, क्या कहा गया है कि कोई एक ही उन्हें जान पाता है। किन्हें जान पाता है? उन्हें। कौन उन्हें? या से तो स्टार्ट नहीं हो रहा। गीता में कहा गया है कि तो बहुत होते हैं, कि तो बहुत होते हैं ना, रा से भी स्टार्ट नहीं हो रहा, या से भी स्टार्ट नहीं हो रहा। तो या वाला गौन, रा वाला गौन। गीता में कहा गया है कि क्योंकि भौतिक विषयों से विरत है ना, भाई ला से भी स्टार्ट नहीं हो रहा। तो ले दे के बचा ये वाला, इसको पूरा कंप्लीट पढ़ लेते हैं। गीता में कहा गया है कि भगवान को जानने के इच्छुक तो बहुत होते हैं, किंतु उनमें से कोई एक ही उन्हें जान पाता है, क्योंकि भौतिक विषयों से विरत ही भगवान के प्रति आसक्त हो सकता है। समझे? तो ये बिल्कुल करेक्ट बैठा। भौतिक विषयों से विरत ही, विरत का मतलब भौतिक विषयों से हटकर ही, भौतिक विषयों से हटकर ही भगवान के प्रति आसक्त यानी कि भगवान से जुड़ सकता है। भौतिक विषयों, है ना, भौतिक विषयों से विरत ही, भौतिक विषय यानी कि जो स्पिरिचुअल के अलावा जो चीजें होती हैं उनसे हटकर, मतलब भौतिक विषयों से हटकर ही भगवान के प्रति आसक्त यानी उनसे जुड़ सकता है। ये कहानी है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट जा रहा है। ओके, वाह और रा का पेयर बन गया था, अच्छी बात है। फिर तो वाह और रा का देखते हैं भाई। भगवान को जानने के लिए इच्छुक तो बहुत होते हैं, हाँ वाह के बाद रा आएगा, वाह के बाद रा इसमें है, वाह के बाद रा इसमें नहीं है, वाह के बाद रा इसमें है, इसको भी देखना है और ये भी नहीं है। तो ये दो सेंटेंस हमारे पास बचते हैं वाह के रा के बाद। तो ला देख लेते हैं। गीता में कहा गया है कि क्योंकि, तो ये ला से तो स्टार्ट होगा नहीं, यानी ये हमारा कट जाता और ये वाला आ जाता। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहां पे देखिए, सी। अब देखते हैं, पेयर वाली कंडीशन से करते हैं, ठीक है, पेयर बना के सोचते हैं इसको। पेयर बना के अगर देखेंगे तो सिर्फ हमें ये चार देखना है बस, ठीक है, फर्स्ट वाला एंड थर्ड वाला छोड़ देंगे। तो पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, किसका पेयर बनाऊं मैं? जिसके लास्ट में ये लगा होता है ना, प्रपोजिशन टाइप का, उसी का पेयर बनाते हैं। परंपरा को आगे बढ़ाते हैं अपितु उसकी सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा, सही है। उसकी आय में वृद्धि करते हैं, ये भी सही है। उसकी तथा, तो ला के बाद वा तो नहीं आएगा, ला के बाद वा नहीं बैठेगा बिल्कुल भी। तो ला के बाद वा नहीं बैठेगा तो ये तो गया, ला के बाद वा नहीं बैठेगा तो ये भी गया। अब बचे दो चीजें, ये और ये। अब किसी और का पेयर बनाते हैं, इसका बनाते हैं वा का। तथा बुढ़ापे में माता पिता की साधन बनते हैं, तो छठवां मतलब लास्ट में वा भी नहीं आएगा। तथा बुढ़ापे में माता पिता की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, वा के बाद ला हो सकता है। तथा बुढ़ापे में माता पिता की आय में वृद्धि करते हैं, माता पिता की आय में वृद्धि, ठीक है। तथा बुढ़ापे में माता पिता की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा, ये हो सकता है। वा के बाद या बैठ रहा है मेरा, वा के बाद या कहाँ पे है? ये नहीं है, ये तो कट चुका है। वा के बाद या यहाँ भी नहीं, यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको चेक कर लेते हैं पूरा एक बार पढ़ के, है ना। तो पूरा पढ़ते हैं तो शायद क्लियर हो जाए। पुत्र ना केवल परिवार की सुरक्षा, परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, अपितु उसकी आय में वृद्धि करते हैं, ठीक है। तथा बुढ़ापे में माता पिता की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा का साधन बनते हैं, यही सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो पेयर ढूंढ के भी कर सकते हो, ऐसा कुछ ज्यादा उसमें है नहीं प्रॉब्लम। ओके, अगला देखते हैं भाई, अगला ये है।
क्या पता करना है भाई इधर पे? दिए गए मुहावरों लोकोक्ति के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए। बताइए भाई फटाफट से। क्या बता रहे हो? डी बता रहे हो। देखिए, ऊधो का लेना ना माधव का देना। ना ऊधो से मुझे कुछ लेना है, ना माधव को कुछ देना है। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? सबसे अलग रहना, भक्ति भाव से दूर रहना, हिसाब साफ करना, अपने काम से काम। ऑप्शन नंबर डी, अपने काम से काम करना, अपने आप से मतलब करना। ऊधो का लेना ना माधव का देना, सिंपल सी बात, अपने काम से काम रखना। इस मुहावरे का अर्थ यही निकलता है। ठीक है, चलिए अब ये डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट वोकैब है ये डायरेक्ट वोकैब है। अगर याद होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो दिक्कत है। चलो भाई अगला देखते हैं। आधा तीतर आधा बटेर। अच्छा, आधा तीतर आधा बटेर। ये तीतर और बटेर जो होते हैं ना, ये पक्षी रहते हैं ये। सी ए, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ होता है, वही है ना, डायरेक्ट वोकैब है, उचित सामंजस्य का अभाव। उचित सामंजस्य का अभाव का मतलब क्या होता है? उचित यानी कि सही तालमेल का कमी, सही तालमेल की कमी। तो आधा तीतर आधा बटेर का मतलब होता है तुम्हारा, सीधा मैं आंसर बताता हूं, बेमेल तथा बेढंगा होना। मतलब एक पक्षी है जो आगे से तीतर है, पीछे से बटेर है, तो अजीब सा नहीं लगेगा, वो बेढंगा नहीं लगेगा। यानी एक कार देखी तुमने, एक कार देखी जिसमें हैंडल लगा हुआ है, अंदर हैंडल तो हो सकता है चलो कार में, जिसमें पीछे चक्का नहीं है ना, पीछे कुछ और ही है, पीछे बैलगाड़ी का चक्का है। ठीक है, तो आधा तीतर आधा बटेर, आधा आगे से कार है, पीछे से बैलगाड़ी सा लग रहा, तो ये बेमेल तथा बेढंगा होना, ये होता है इसका मतलब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यशराज सर की कार है ये, यशराज सर का कार ही नहीं है भाई। चलो भाई आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, डी। अब ये क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं आपको, जब मैं मुहावरे पढ़ा रहा था ना, तो उसमें आपको कराए हुए हैं ये सारे के सारे, ध्यान करो अगर आपको याद हो तो। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, लकड़ी का बर्तन लकड़ी में जल जाता है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका काठ मतलब होता है लकड़ी, हांडी मतलब होता है बर्तन जिसमें खाना पकाते हैं। दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, ये भी नहीं है इसका आंसर। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है करेक्ट। बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, ये भी गलत है। और ये डायरेक्ट होते हैं, ये याद होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो इसमें अपना तर्क नहीं बता सकते आपको। अगला देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के उपयुक्त विलोम बताने के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित हैं। उचित विकल्प का चयन कीजिए। सी बता रहे हो, सौम्य। सौम्य का विलोम शब्द। अब सौम्य का मीनिंग क्या होता है? सौम्य का मतलब होता है एक सुगम, एक अच्छी चीज, है ना, अच्छी चीज, सिंपल, सौम्य। तो सौम्य सौभाग्य नहीं, दुराशय नहीं, उग्र, यस उग्र इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला देखो, इसको देखिए, इसमें एक विलोम ही बताना है आपको। अब ये तो पता ही होगा यार, प्रस्थान, आगमन। प्रस्थान मतलब जाना, पहुंचना, आगमन यानी कि
पहुंचना ही होता है, बट ये आने वाला है ना। ठीक है, डिपार्चर और अराइवल है ये। प्रस्थान मतलब डिपार्चर, आगमन मतलब अराइवल। ठीक, एयरपोर्ट वगैरह में या फिर कहीं पे ऐसे देखा होगा आपने, स्टेशन वगैरह में। अगला देखिए, जागृत का विलोम शब्द। डी बता रहे हो? देखिए, जागृत मतलब होता है जगा हुआ, है ना। सुषुप्त मतलब होता है सोया हुआ, यानी इसका आंसर यही है। अब अनघ का मतलब देख लो, अनघ का मतलब होता है शुद्ध, शुद्ध, है ना। शुद्ध हो गया या निर्दोष हो गया। अघन का मतलब अनघ, सॉरी, अनघ का मतलब निर्दोष, शुद्ध, है ना, और निष्पापी ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, निरापद का मतलब होता है सुरक्षित। ठीक है, और अनावृत का मतलब हुआ होता है जो ढका हुआ ना हो, यानी कि अनकवर्ड। ओके, अनकवर्ड यानी कि फिर बोल सकते हैं एक्सपोज्ड, अनावृत, अनकवर्ड, एक्सपोज्ड, जो ढका हुआ ना हो। तो सुषुप्त का मतलब हो जाता है तुम्हारा सोया हुआ, जागृत का मतलब जागा हुआ, और सुषुप्त का मतलब सोया हुआ। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब यहां पे क्या है भाई, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। सी, चलो ये भी मैं करा चुका हूं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, अजात शत्रु, अज्ञात नहीं, अजात शत्रु, अजात शत्रु, सी नहीं होगा इसका। अज्ञात शत्रु का मतलब जिसको यही नहीं पता हो कि उसका शत्रु कौन है, यानी उसका दुश्मन कौन है। जिसका पैदा ही ना हुआ हो वो होता है अजात शत्रु, जिसका कोई भी शत्रु पैदा ना हो। एक महान राजा थे अजात शत्रु नाम के, है ना। उनका नाम यही सोच के रखा था कि इनका कोई शत्रु पैदा ही नहीं होगा। मगध के राजा थे ये, थे कि नहीं, अजात शत्रु। डन। अच्छा, अजान बाहु का मतलब मैंने बताया था, अजान बाहु का मतलब होता है कि जिनके बाल जो है वो हमारे पैर पैर तक या फिर जांघों तक आते हैं, घुटनों के नीचे तक जिनके बाल आते हैं वो होते हैं अजान बाहु। ओके, हाँ जी भाई, चलो अगला देखते हैं। इसको देखिए, मैं हूं फिर सर। हाँ तो हो सकता है ऐसा भाई, मैं भी तो हूं। नहीं, मैं कहां से हूं, मेरे तो कान तक आते हैं। जिसको देश से निकाल दिया गया हो, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन बता रहे हैं भाई। जिसको देश से निकाल दिया गया वो होता है निर्वासित। ठीक है, विदेशी तो फॉरेनर हो गए हमारे, विदेशी जो दूसरे देश में रहता हो, जो हमारे देश में ना है दूसरे देश में है वो विदेशी हो जाता है। अगर बाहर के लोग, जैसे मान के चलो यूके के या फिर कहीं के भी लोग, पाकिस्तान के भी अगर भारत के लिए बोलेंगे तो उनको विदेशी बोलेंगे, यानी कि हमारे देश का ना होना। दंडित का मतलब तो दंड होता है, वो जरूरी नहीं है कि हर दंड में आपको देश से निकाला हो जाए। प्रवासित का मतलब होता है छोड़ के जाना, है ना। प्रवासित नहीं होगा, निर्वासित होगा आपका आंसर। चलो आगे देखो, पीछे पीछे चलने वाला। सी बता रहे हो? चलो, पीछे पीछे चलने वाला क्या होता है? अब इसका मतलब बताना है तुमको। एक शब्द पूर्वगामी मतलब होता है
आगे चलने वाला, आगे चलने वाला पूर्वगामी। ठीक है, अच्छा, और पीछे चलने वाला अगर हमसे पूछा है तो हमारा क्या होगा, हमारा होगा अनुगामी। ये होता है पीछे चलने वाला, पीछे पीछे चलने वाला या पीछे चलने वाला। तो इसका जो आंसर बैठेगा सही वो तो बैठेगा सी। लेकिन अभी हमारे पास बचे हैं दो शब्द और, यानी कि एक तो बचा है पुरोगामी। अब पुरोगामी का मतलब क्या होता है, पुरोगामी का मतलब होता है एक प्रोसेस या प्रोग्रेस बोल सकते हैं, है ना। पुरोगामी को क्या बोल सकते हैं, प्रोग्रेस। जैसे आपको मैं बताऊं, हमारी सीरीज होती है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक समांतर श्रेणी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, तो उधर पे पुरोगामी का मतलब वही हो जाता है, प्रोग्रेशन, प्रोग्रेसिव, जिसकी प्रोग्रेस हो रही है। अच्छा, अब बात आ जाती है अधोगामी की। अधोगामी का मतलब क्या होता है, अधोगामी का मतलब होता है नीचे चलने वाला, नीचे चलने वाला। और ये प्रोग्रेस का मतलब, इसको मैं बता देता हूं, पुरोगामी। अब पुरोगामी का मतलब प्रोग्रेस से नहीं होता है, इसको प्रोग्रेस तो बोल सकते हैं, बट ये किसी पर्सन के लिए अगर लग रहा है तो मैं बोल सकता हूं क्या बोलते हैं उसको, उन्नति करने वाला, ये बोल सकते हैं, उन्नति करने वाला, है ना, उन्नति करने वाला, ये हो जाता है हमारा पुरोगामी। ठीक है, तो इसका आंसर बैठेगा हमारा सी सही, अनुगामी यानी पीछे पीछे चलने वाला, अधोगामी यानी नीचे की साइड चलने वाला, डाउनवर्ड, है ना। ओके, पूर्व मतलब पीछे नहीं, आगे वाला क्वेश्चन में आता है, पूर्व सर पीछे नहीं होता, जैसे आगे वाला, ना 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 ना, पूर्वगामी का मतलब होता है आगे चलने वाला, अनुगामी का मतलब होता है पीछे चलने वाला। इसी से निकला है हमारा अनुयायी, यानी कि फॉलोअर्स, है ना, इसी से आया है अनुयायी, फॉलोअर्स। गामी का मतलब होता है गामी, गामी वर्ड जो है ये एक तुम्हारा रूट वर्ड जो होते हैं ना इंग्लिश में, उसका मतलब होता है चलने वाला। गमन, गमन का मतलब होता है चलना, तो गामी का मतलब चलने वाला, अनुगामी यानी पीछे, पूर्व यानी आगे, पूर्व यानी कि उन्नति, और अधो यानी कि तुम्हारा नीचे। मुझे ये होती है कहानी। ओके, इसको ये भी बोल सकते हैं, अगर इंग्लिश में बताऊं तो इसको अधोगामी को बोल सकते हैं डाउनवर्ड, और इसको बोल सकते हैं अपवर्ड। ठीक है, पूर्वगामी को बोल सकते हैं अपवर्ड, यानी कि ऊपर चल रहा है। डन, चलो भाई अगला देखिए। सी, ए, देखो, किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट, अगर आप मेरी तरह से पूरे तरह से संतुष्ट हो ना, तो उसको क्या बोलेंगे कि हम आपके एहसानमंद हैं। क्या हैं आप हमारे एहसानमंद? नहीं, आप मेरी कृपा से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, या किसी भी कृपा से अगर आप संतुष्ट हैं तो उसको बोलते हैं कृतार्थ। कृतार्थ का मतलब होता है ग्रेटिट्यूड, बुझे, कृतार्थ उसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। और जो आप लोग सी लगा रहे हो ना, सी, सी का मतलब क्या होता है, उपकृत, यानी कि वो व्यक्ति जिस पे उपकार किया गया हो, है ना। उपकार मतलब आप इस समय हो जाएंगे एहसानमंद, एहसानमंद, समझ में आया, एहसानमंद, ये होगा इसका मतलब, जिसके ऊपर उपकार किया गया हो। डन। अभी आ जाता है ग्राह्य, ग्राह्य, अब ये क्या लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा हुआ है ग्राह्य, ये आधा हा है इसलिए ये बीच में आ जाता है ऐसा। ग्राह्य, ग्राह्य का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सेप्टेबल, यानी वो चीज जिसे स्वीकार कर लिया गया हो, एक्सेप्टेबल, समझे क्या होता है, एक्सेप्टेबल। अच्छा, अब आ जाता है तुम्हारा अनुरुक्त। अब अनुरुक्त, सॉरी अनुरुक्त नहीं, अनुरक्त, अनुरक्त का मतलब आ जाता है वही क्या, फॉलोअर। तो किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट होता है कृतार्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही जाएगा, बुझे।
बताइए। और ये जो अनुरक्त है ना, ये कैसा फॉलोअर है? ये भक्त वाला जो फॉलोअर होते हैं ना, भक्त बिल्कुल पूरी तरह से अंधभक्त टाइप के, वो है ये अनुरक्त। ठीक है भाई, चलो अगला देखो। बस खत्म ही हो गई कहानी, अब क्या है। तो क्या कर लिया हम लोग ने आज? हम्म, ये कर लिया अपन ने, कितने क्वेश्चन? 21 से 30, 10 क्वेश्चन ये कर लिए। मतलब 11, 9 जे 20 क्वेश्चन। ये अजीब अटपटे से अलग अलग क्वेश्चन है ना ये। चलो काफी सारे क्वेश्चन कर लिए, लेकिन 30+ क्वेश्चन कर लिया आज हमने। ठीक है, तो ये हो गई पूरी आज की मिक्स सेट। आज मैंने सारे क्वेश्चन लेने की कोशिश की है कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, आगे तो नहीं, आगे कुछ नहीं है भाई, खत्म ही है। सर x और 100x कब लेना है, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन में बना ले रही हूँ। देखो, x जब लेना होता है जब परसेंटेज की कोई भी उधर पे बात नहीं होती है। 100x लेना होता है जब परसेंटेज की कोई ना कोई बात क्वेश्चन में हो रही हो। x कब लोगे आप? जैसे अगर एज का क्वेश्चन चल रहा है तो वहां पे x लेना सही रहेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, SI एंड CI का क्वेश्चन है, या फिर आपका परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, जहां पे हमारे परसेंटेज वैल्यू का यूज होता है या मिक्सचर का, और जहां पे एज का क्वेश्चन हो गया, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया, या फिर आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन मान सकते हो, तो वहां पे एक्स आप ले सकते हो। ठीक है, एक हिंदी के टीचर से मैथ्स पूछना थोड़ा सा अजीब नहीं लगा आपको? हम्म, और मजाक वाली बात तो ये है कि इसने बता भी दिया, हिंदी के टीचर ने। सर थोड़े वेरिएबल वाले अर्थमेटिक क्वेश्चन कराना, एक दिन टाइम मिले तो बिल्कुल कराएंगे, टेंशन ना लो। हम्म, तुमको शोभा देता है ये चीज, एक हिंदी के अध्यापक से आप गणित का सवाल पूछ रहे हैं? ये आपके मैनर्स में आती हैं ये चीजें? मैं कुछ गलत बता देता भी तो, वो तो मुझे आती है इतनी गणित थोड़ी बहुत, तो मैंने तुमको सही बता दिया। हम तो रीजनिंग भी पूछेंगे। चलिए, तो ये हो गई आज की कहानी। तो नाउ वी कैन से इति सिद्धम, कहानी खत्म। मिलते हैं अगले सेशन में। मुझे भी बता दो फिर सर, पूछ। एक बार बता दो मुझे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, हम लोग पढ़ने वाले अपठित गद्यांश, और ये पार्ट 2 है, 15 क्वेश्चन है। सीधा स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये रहा हमारा। अच्छा, अब ये पूरा नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये आधे से भी कम है। अभी पैराग्राफ जो है ना, आधे से भी कम है, पूरे एक स्क्रीन में आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसको टुकड़ों में लिया है, थोड़ा सा ये और बाकी ये। समझ रहे हो क्या है हमारे पास? थोड़ा सा ये है और बाकी फिर आगे है, तो थोड़ा सा बड़ा जरूर है, तो डरना नहीं है ना। बड़ा है और थोड़ा सा जो टिपिकल हिंदी होती है ना, उस टाइप का है ये, टिपिकल हिंदी टाइप का। ठीक है, तो करना तो पड़ेगा हमें, अब एग्जाम में तो आती हैं क्योंकि ये सारी चीजें, है ना। तो एक काम करो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो और इसके जो पॉइंट्स, जिस तरह से मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था ना, पार्ट 1 में मैंने कैसे बताया था कि इनके थोड़े से की पॉइंट्स लिख लिया करो। तो एक रफ शीट लो, उसमें 1 से लेके 5 तक लिखना चाहते हो तो पहले 5 तक लिख लो, या तो फिर अगर पूरे 10 तक लिखना चाहते हो तो 10 तक लिख लो, या पूरे अगर 15 लिखना चाहते हो तो पूरे 15 तक लिख लो, क्योंकि पूरे 15 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो पहले पॉइंट्स नोट कर लो एक बारी, सारे क्वेश्चंस के, जो भी क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन वाइज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, सेकंड क्या कह रहा है, फिर उसके हिसाब से हम लोग करेंगे आगे जो भी हमारा पैसेज है। ठीक है, और ये करने का रीजन ये भी होता है कि हमको थोड़ा सा जब भी हम पैसेज पढ़ेंगे ना, तो जो भी हमने क्वेश्चन लिखे हैं ना, तो एक बार जब हम उसे लिख लेते हैं तो वहां पे थोड़ा सा हमारा फोकस बढ़ जाता है।
तो फिर हमें इजीली आंसर कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ ऑप्शन, है ना। चलिए, तो जैसे ही डन हो जाए तो मुझे बताना, मैं स्क्रीन चेंज करूंगा। डन। चलो इसे देखिए। डन। इसे देखिए। ओके, नेक्स्ट लगाऊं। चलो इसे देखो।